और ब्रेकिंग एट 10 की शुरुआत करेंगे मेढर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों द्वारा ये संयुक्त तलाशी मुहिम जारी है और इस सिलसिले में अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बताएं कि पुंछ हमले में 5 जवान शहीद हुए थे और उसी के बाद से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 25 लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। सबसे अहम ये कि ये जो जंगलात का इलाका है बेहद मुश्किल इलाका है, यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा ये तलाशी अभियान किया जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी मुनीश शर्मा। मुनीश, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि बहुत जरूरी है जानना कि सर्च ऑपरेशन जो है अभी तक कहां पहुंचा है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका अब गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने में आ रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तमाम तर चीजों को डिटेल में चाहेंगे मुनीश। जी ना, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आज 5वां रोज है जो आतंकी हमला हुआ था सैन्य वाहन पर, और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने जो है पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है। करीब 12 किलोमीटर का जो एरिया है, जो जंगल है, गांव है, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस है, एसओजी, सीआरपी, सेना और कमांडो तक जो लगाए गए हैं, और वो पूरे उस इलाकों को खंगाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए जो इस नापाक हरकत को अंजाम देकर वहां से बच निकले हैं। इसके साथ ही जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा ये है कि जो कब तक इस तरह के हमले जो हैं हमारी सेनाएं सहती रहेंगी, आम लोग सहते रहेंगे, कब तक इनको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। लोग अब यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस आतंकवाद का सफाया किया जाए, जो आतंकी इन घटनाओं में शामिल हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए लोगों का गुस्सा है कि जल्दी से इन आतंकियों को मार गिरा जाए। जी ना मुनीश, इलाके के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ये इलाका है, खासतौर पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी की अब मदद ली जा रही है, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि इस तरह की घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ही आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, इनको निकालना भी जरूरी है। जी ना, बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि स्थानीय लोगों की मदद कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि अगर सरहद के उस पार से जो आतंकी आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग लोकल लोग हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके मददगार होते हैं। आपको पता है कि पिछले 30 सालों से जो दहशतगर्दी का दौर रहा है, पुंछ जिला जो है सरहदी जिला है, और यहाँ पर जो है काफी लोग जो है जो OGW का काम करते हैं, जो दहशतगर्दों के मददगार हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और वो फौज के साथ हैं, वो हमेशा से फौज के साथ रहे हैं। लेकिन जो छुपे हुए OGW हैं उनको निकालना भी जरूरी है। हालांकि फौज जो सुरक्षा बल हैं लगातार ऐसे लोगों को जो शक के दायरे में आ रहे हैं उनको उठा रहे हैं। 30 से अधिक लोगों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। कहीं ना कहीं जो है इस तरह की कुछ निकल आए, क्योंकि इनमें कुछ महिलाएं भी हैं जिनको जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनका सुराग मिल जाए आतंकियों का, जिन्होंने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा जाए। जहां तक आपने बात की इलाके की, इलाका जो है ये जम्मू पुंछ हाईवे का इलाका है और जंगल का इलाका है। इस सड़क के दोनों तरफ जो है घने जंगल हैं, और जंगलों में सबसे बड़ी बात यह है कि कांटीली झाड़ियां और नाले जो बरसाती नाले हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और चट्टानों के नीचे जो है जो नेचुरल गुफा जिसको बोलते हैं, जो केव्स हैं उस तरह के बनी हुए हैं, जहां पर तलाशी अभियान चलाना जो है फूक कर कदम रखने का है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई तरह के ड्रोन जो हैं वो सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैमरे लगाए गए हैं, और जो हर तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर। जी मुनीश, आपसे हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है इस खास सर्च ऑपरेशन में। मौसम की अगर बात करें, आपको याद होगा इससे पहले कई बार जब हम आपसे बात करते थे तो सरहद पार से जो फायरिंग होती थी सीमावर्ती इलाकों में, उनके ताल्लुक से हम बात करते थे, लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो है वो बदलती नजर आ रही है और अब शहरों की तरफ रुख किया जा रहा है इन आतंकी समूहों का। इसको लेकर क्या खास वहां पर अभी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नजर आ रहा है?
ऐसा है ना, ये तो पाकिस्तान की शुरू से ही जो है हरकत रही है कि जब भी कभी वो जो एलओसी पर जो है सीज फायर करता है और उसकी आड़ में जो आईएसआई है, जो जितने भी आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं। और वही ये अभी फिर देखने में आ रहा है कि जो पिछले 2.5-3 साल से जो है संघर्ष विराम चल रहा है, उसकी आड़ में जो है आतंकी संगठनों ने अपने जो OGW हैं, जो अपने मददगार हैं, उनको सक्रिय किया है और उनके जो है पैसा पहुंचाया, हर तरह की उनको मदद की ताकि वो लोग खुलकर उनके लिए काम करें। और जहां तक मौसम की बात है, मौसम जो है पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों का साथ दे रहा है, मौसम साफ है और इसमें काफी आसानी हो रही है जो सुरक्षा बल अपना अभियान चला रहे हैं। अगर मौसम खराब होता है तो उनको काफी मुश्किल होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में धुंध काफी पड़ती है, क्योंकि ये समुद्र सतह से 7,500 के करीब जो है फुट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे इलाके में इस तरह के ऑपरेशन जो है खराब मौसम में मुश्किल होते हैं, लेकिन अभी मौसम साफ है और ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और जहां तक आतंकियों की स्ट्रेटजी है, उन्होंने स्ट्रेटजी जरूर बदली है, क्योंकि जो गांव के इलाके पहले वो गांव से छुपकर वार करते थे, लेकिन उसके बाद उनको ये पता लग रहता था कि जो उनके मददगार हैं अगर वो पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने जो है सब कुछ उगल देंगे और सब बात निकाल देंगे। लेकिन अब जो जिस तरह के वो हमले कर रहे हैं और हमले करके वो निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी में बिल्कुल बदलाव आया है। मुनीश, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि सरहदी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश है। कभी इनके जरिए वहां पर कैश गिराया जा रहा है, कभी कुछ ऐसा सामान गिराया जा रहा है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया जाता है। खास तौर पर ऐसे इलाकों में पुलिस की ओर से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को अब ड्रोन के ताल्लुक से भी जानकारी दी जाए। बेहद सराहनीय ये कदम है ताकि इस तरह के हमलों को रोकने में जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी मदद ली जा सके। इस तरह की मुहिम के ताल्लुक से कोई जानकारी है आपके पास? जी ना, अभी तक अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में ड्रोन ड्रॉपिंग के कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा मामला पकड़ा नहीं गया कि जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई हो। क्योंकि ये जो एलओसी का इलाका है, वहां पर जो आतंकियों के मददगार हैं वो फेंसिंग के उस पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जहां पर फेंसिंग नीचे रहती है, वो वहां से जो है हथियार या ड्रग्स जिस तरह की चीजें फेंक देते हैं और उनके जो मददगार हैं, जो OGW हैं, वो वहां से ले आते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से लोगों को ये पहचान कराई जाती है कि ये ड्रोन है, ये ड्रोन किस तरह का काम करता है और कहां कहां ये ड्रॉपिंग कर सकता है। अगर खेत में किसी को कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो सेना या पुलिस को है, तो इस तरह लगातार जागरूकता अभियान तो पुलिस और सेना की तरफ से लगातार चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, और इस सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसमें समय सीमा में काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि 3,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और इससे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। चाहे रेजिडेंसी रोड की बात करें, MA रोड की बात करें, झेलम रिवर फ्रंट की बात करें, ये तमाम ऐसे मुकामात हैं जहां पर तस्वीर बदलने का काम जारी है, जहां पर जो स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और इस सिलसिले में लगातार तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो अहम मुकामात हैं जिनकी तज़ीने नौ की जा रही है, जदीदकारी की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि इनकी जो तारीखी हैसियत है, तारीखी विरासत है, उसको भी बरकरार रखा जाए। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना वक्त रहते इसको पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि बेहद अहम इसको माना जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और जाहिर सी बात है कि शहर की तस्वीर अब बदलने लगी है, बदलती नजर आ रही है। कुछ अहम मुकामात, चाहे वो रेजिडेंसी रोड हो, MA रोड हो, झेलम रिवर फ्रंट हो, और भी कई अहम मुकामात हैं जिनकी तस्वीर अब बदलने लगी है। तो जिस तरह से इस अहम रिपोर्ट पर आपको हम तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसको वक्त रहते पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर G20 की समिट भी होने वाली है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी यहाँ का प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे साथी सरोज कफील मौजूद हैं।
सरोज, ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार इस अहम प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर जो है वो दिल कहा जाता है, और अगर झेलम की बात करी जाए तो ये तो सबसे अहम वहां पर आकर्षण भी रहा है सयाहों के लिए। ओवरऑल हम आपसे जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जो ये कदम बढ़ रहा है कहां तक पहुंचा है, कितना अहम है, आम लोगों का क्या कुछ सोचना है? जी हिना, आपको बता दूं इस वक्त हम अपोलो ग्राउंड में खड़े हैं, जो लाल चौक रेसिडेंसी रोड के बीच की एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहले मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा यहाँ के। अगर आप बात करें तो जो यहाँ पर जो ग्राउंड है, अभी आप देखेंगे एकदम इटालियन स्टाइल का बनाया गया है। जो यहाँ की टाइल्स है, ये पत्थर हैं, ये स्पेशली राजस्थान से मंगवाए गए हैं, और ये पत्थर यहाँ इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हेरिटेज लुक जो था वो इनको मेंटेन रखना था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप कुछ पेड़ देखें यहाँ पे, कि जब ये लोग कंस्ट्रक्शन चल रही थी, यहाँ पे रीडेवलपमेंट चल रही थी, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो यहाँ के हेरिटेज चिनार पेड़ है, जो कश्मीर की पहचान है, उनको रास्ते में कहीं काटा ना जाए, उनको मेंटेन किया गया। और जो ये इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन मार्केट है टूरिस्ट के लिए, पोलो व्यू जिसे कहा जाता है। पहले यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन, ट्रैफिक जैम रहा करता था। अभी ये रोड जो है ये स्पेशली वॉकिंग के लिए और साइकिलिस्ट के लिए बनाया जाएगा। हालांकि पार्किंग की भी सुविधा रखी गई है साइड में। इन दुकानदारों को अक्सर ये कहना होता था, या इनकी एक ही शिकायत होती थी कि प्राइम लोकेशन पे हमारा जो दुकानें हैं वो बिल्कुल हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि पार्किंग की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो है अक्सर अवॉइड करते थे आना। उसकी खास वजह ये होती थी उन्हें पार्किंग नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, आप देख रहे होंगे कोई भी गाड़ियां यहाँ अलाउड नहीं होती हैं। साइकिलिंग ट्रैक है और वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, तो दुकानदारों के लिए भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके मजीद अगर हम बात करें, जो जेहलम की आपने अभी बात की, तो जेहलम जो है यहाँ की लाइफलाइन रही है पहले से ही। तो जेहलम में एक जमाना ऐसा भी था हिना, मैं आपको कह दूं, स्पेशली डाउनटाउन के एरिया में तो लोग जो है वो बोट्स के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। आप एकदम वो वेनिस के दृश्य होते थे, वो बोट से कम्यूट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन काफी ज्यादा पोल्यूशन के होते हुए और कंस्ट्रक्शन के होते हुए वो कैनाल्स जो है वो बाद में लॉक हो गई थी। अब वो कैनाल्स भी फिर से खुलेंगी, जिनमें बोट्स डाले जाएंगे, जिनमें लोकल टूरिस्ट यहाँ के नजारे जो है ले सकते हैं। और जो जेहलम है, जेहलम रिवर फ्रंट की बात करें, वहां पे भी अभी तक काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, काफी ज्यादा काम चल रहा है वहां पे भी। और ओवरऑल जो है टोटल कुल मिला के 135 प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी स्पेशली श्रीनगर के अंडर आते हैं। 135 में से 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो 60-65 प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी इस वक्त काम चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी ऑलमोस्ट डेडलाइन जो है वो 29 अप्रैल तक है। जब हमारी चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि काम जो है वो दिन रात चल रहा है, और हमारा यही टारगेट है कि G20 की मीटिंग से पहले हमें यहाँ पे जो 29 या 30 अप्रैल तक यहाँ पे पूरी सिटी को रेडी करना है। यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था पहले भी, आइकॉनिक टावर हाउस है यहाँ पे, जिसे हम घंटाघर क्लॉक हाउस भी कहते हैं, उसकी भी अभी रेनोवेशन चल रही है। उसके दृश्य आपको इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां पे अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी चल रही है, वहां पे अभी ढांचा ही है। और जो ओवरऑल इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है। और स्पेशली कुछ चीजें जो हैं जो कंसिडरेशन में रखी गई हैं वो ये है कि जो गार्बेज है, गार्बेज डंपिंग के लिए यहाँ पे नए नए डस्टबिन जो डाले गए हैं, जो अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट का और लोकल्स की शिकायत रहती थी कि यहाँ पर डंपिंग के लिए डस्टबिन नहीं रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं, हर आज 50 मीटर 100 मीटर के बाद यहाँ पे नए डस्टबिन लगाए गए हैं। और उसको छोड़ एक नया कैंपेन जो है जो स्टार्ट किया अभी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वो ये है कि गार्बेज फ्री जो हमें श्रीनगर बनाना है, और उसको लेके भी काफी इनिशिएटिव्स हैं। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे पहले डंपिंग होती थी, कचरा होता था, वो सब भी क्लियर कर दिया गया है। और ओवरऑल जो है टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है। जी ना जी सरोज, काफी तफसील में आपने इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से हमारे तमाम दर्शकों को बताया है। सरोज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है G20 का यहाँ पर समिट होना है, और सबसे अहम ये है कि वो यहाँ पर आएंगे उस कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, जिसको शायद वो अभी तक सिर्फ सुनते रहे थे, तस्वीरों में या पिक्चर्स पे ही देखते रहे थे। अब वो अपनी आंखों से देखेंगे। एक बहुत
पॉजिटिव मैसेज वो यहाँ से लेकर जाएंगे? जो भी हमारे यहाँ पर बैरूनी ममालिक से गेस्ट आएंगे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की अहमियत आप कितनी समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिना। देखिए, जब भी G20 की मीटिंग होगी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि कई सारे मुल्कों से जो हैं वो एम्बेसडर्स आएंगे, डेलीगेशंस आएंगी यहाँ पे। कश्मीर की खूबसूरती को लेके जो बात होती है वो तो होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ वक्त पहले ही अभी हमारी कुछ टूरिस्ट से भी बात हो रही थी, और हमारा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आप लोग उनको सजेस्ट करेंगे यहाँ पे फिर से आने के लिए? जो एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर का, उसको लेके आपका क्या कहना है? और हर एक का जवाब यही रहता है कि जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो एकदम गलत बना हुआ है। यहाँ के हालात बहुत सही है, यहाँ के लोग बहुत सही हैं, और जैसा कि आपने कहा कि ब्यूटी, खूबसूरती जिसे हम कहते हैं कि जन्नत बेनजीर, वो तो है ही है कश्मीर। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। स्पेशली हम आपको बता दें कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी है इस बार। टूरिस्ट तो आ ही रहे थे, लास्ट ईयर टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन इस बार फॉरेन टूरिस्ट का भी फुटफॉल बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पिछले कहूंगा आपसे कि 30-32 साल से कश्मीर कहीं नक्शे में खोया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको वापस वो रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। और स्पेशली जब ये G20 की डेलीगेशन आएंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और उसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रीनगर को जिस तरह से शामिल किया गया है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी कि यहाँ पर क्या कुछ खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाता है। सरोज कफील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर हिमाचल से आपको दे दें, जहां भाजपा शिमला शहर में आज से अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रही है। आज नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्ड्स में बीजेपी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने जा रही है। बता दें कि नुक्कड़ सभाओं में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मलियाना भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संजौली चौक के संजय सूद, भराड़ी राज्यसभा के सांसद इंदु गोस्वामी, कैथू सहित बीजेपी के कई बड़े नेता न्यू शिमला में मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी नुक्कड़ सभा का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर बाकायदा रणनीति भी तैयार की गई थी। हमने देखा कि किस तरह से शिमला नगर निगम के 34 वार्ड्स में बीजेपी जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ने की जो ये कोशिश देखी जा रही है, उसमें आज बीजेपी तेजी लाएगी। तमाम अहम चेहरे जो हैं वो नजर आएंगे। हमने देखा था कि कल किस तरह से दृष्टिपट जो है वो सामने लाया गया था और उसके बाद कई अहम उस पर वादे किए गए थे, और आज इसी तरह से भाजपा अपना चुनाव प्रचार तेज कर रही है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन तो हम देख ही रहे थे, उसके अलावा अब नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी बीजेपी की तरफ से यहां किया जा रहा है। तमाम अहम चेहरे, अहम लीडर्स यहां
इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे, अलग अलग जो वार्ड्स हैं उनकी कमान संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें जयराम ठाकुर, तो वो खुद भी लगातार चुनाव प्रचार में बने हुए हैं। उसके अलावा सुरेश कश्यप हैं, संजय सूद हैं, इंदु गोस्वामी और कई अहम नेता शिमला में मौजूद हैं और हर वार्ड की कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहद अहम बीजेपी के लिए ये नगर निगम शिमला के तमाम चुनाव, तमाम वार्ड्स में जो चुनाव होना है उसके लिए। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आज से बीजेपी जो है यहाँ पर नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन करने जा रही है। तमाम अहम चेहरे इस मौके पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ वहां पर अभी नजर आ रहा है आपको, क्या कुछ है डिटेल्स? हिना, बिल्कुल करीब दोपहर के समय और दोपहर के बाद इन जनसभाओं का आयोजन होगा, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा और भाजपा के तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के इन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हाल ही में अध्यक्ष बने राजीव बिंदल या पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप, तमाम लोग इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी पहुंच रही हैं, डॉक्टर सिकंदर भी पहुंच रहे हैं। तमाम भाजपा के बड़े नेता नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी हिमाचल प्रदेश के विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी जो विधानसभा चुनावों में रहे हैं वो भी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में भाजपा एक धार अपनी कैंपेन को आज से देना शुरू कर देगी, जब पूरे नगर निगम शिमला के क्षेत्र में एक साथ जनसभाएं संबोधित होंगे। एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद फिर हम देखेंगे हर दिन नई रणनीति भाजपा की तरफ से इलेक्शन कैंपेन की रहेगी। जैसे विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से एक ट्रायल किया गया था हिमाचल प्रदेश में, सभी स्थानों पर 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही साथ जनसभाओं को संबोधित किया गया था। ठीक उसी तर्ज पर अब इलेक्शन कैंपेन, नगर निगम शिमला के इलेक्शन कैंपेन को भी अब धार देने की भाजपा कोशिश करेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं, कुछ और तब्दीलियां भी, कुछ और शार्पनेस भी हम इलेक्शन कैंपेन में देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अब नगर निगम शिमला का इलेक्शन कैंपेन अपनी पूरी चरम पर रहने वाला है और 30 तारीख तक इलेक्शन कैंपेन है। उसके बाद 1 तारीख को इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाता है, डोर टू डोर कैंपेन की ही इजाज़त रहती है और 2 तारीख को फिर मतदान होगा और 4 को इसका परिणाम निकल कर आएगा। पिछले कल भाजपा की तरफ से दृष्टिपत्र भी जारी किया गया जिसमें तमाम वायदे जनता के साथ किए गए, शहर की जनता के साथ, चाहे 40,000 तक लीटर पानी फ्री देने की बात हो या फिर कूड़े के बिल 50% करने की बात हो या फिर सिंगल टैक्स की बात हो। 21 वायदे भाजपा ने प्रदेश की शिमला शहर की जनता के साथ किए हैं। अगर वो नगर निगम में आते हैं तो फिर ये 21 सुविधाएं दी जाएगी। हर वार्ड में CCTV कैमरा लगाने की बात कही गई है, ओपन जिम की बात कही गई है। तमाम ये वायदे हैं जो भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में बताए हैं और इन्हीं वायदों को आज नुक्कड़ सभाओं में ये भाजपा के बड़े नेता जनता के समक्ष रखेंगे। तैयारियों का सिलसिला धीरे धीरे सभी वार्डों में शुरू हो रहा है और अभी कुछ क्षण बाद भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश कार्यालय में पदभार संभालेंगे। उसके बाद फिर ये नुक्कड़ सभाओं का दौर शिमला शहर में शुरू होगा और एक नई गति भाजपा देने की कोशिश कर रही है नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार को। कांग्रेस की तरफ से भी फिलहाल आज भी रणनीति बनाई जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उनका घोषणा पत्र भी आएगा और फिर इसके बाद एक बराबरी की टक्कर हम देख पाएंगे नगर निगम शिमला के इलेक्शन कैंपेन में। हालांकि मंत्री कांग्रेस ने चुनावी मैदान में जरूर उतार दिए हैं। जी हिना। जी राजेंद्र, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई अहम मुद्दे जो हैं इस बार भी यहाँ पर हावी रहने वाले हैं, खासतौर पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो इस तरह के चुनाव में ज्यादा देखे जाते हैं और इसीलिए शायद डोर टू डोर कैंपेन या फिर इस तरह की नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाता है। किस तरह के अहम इश्यूज वहां पर इस बार आपको देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी जो हैं वो तमाम रोड शोज और ये तमाम तर चीजें कवर कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं राजेंद्र।
बिल्कुल ही ना। नगर निगम के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं और व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत इमेज इन चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रत्याशियों की व्यक्तिगत इमेज और स्थानीय मुद्दे, अब राज्य के मुद्दे अलग रहते हैं, अब लोकसभा चुनावों में मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन नगर निगम चुनावों में मुद्दे खासकर स्थानीय ही होते हैं। चाहे फिर पानी की बिलों की बात हो या फिर कूड़े की बात हो, साफ सफाई की बात हो, अब सीसीटीवी की व्यवस्था की बात हो, ग्राउंड की बात हो, या फिर ओपन एयर जिम फैसिलिटी जिस प्रकार से कही जाती है उसकी बात हो, या शहर में हल्की फुल्की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। तो ये तमाम जो इश्यूज़ होते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार हम कहते हैं नगर निगम को, तो उस प्रकार से डे टू डे की जो दिक्कतें लोगों को आती हैं उनको किस प्रकार से एड्रेस किया जा रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, और जो अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं हर दिन। शिमला में पानी एक बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों के समय में, तो ऐसे में पानी को लेकर भाजपा की तरफ से बड़ा वायदा कर दिया गया है, 40,000 लीटर तक पानी का बिल नहीं आएगा। उसके अलावा पानी की कंटिन्यूस सप्लाई को लेकर भी बड़ी चैलेंज रहता है। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों से ज़रूर स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी शिमला क्योंकि पर्यटन राजधानी है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहती है, व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू किया जा सकता है, और एक व्यापारी वर्ग बड़ी मात्रा में शिमला में रहता है। मार्केट है, प्रदेश की सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में व्यापारियों की अपनी दिक्कतें होती हैं। सरकारी कर्मचारी यहाँ अधिकांश है, प्रदेश सचिवालय, प्रदेश डायरेक्टरेट यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की अपनी दिक्कतें रहती हैं। तो हर वर्ग की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, और कौन सा राजनीतिक दल कितना इन समस्याओं को एड्रेस कर पाता है, समाधान कर पाता है, या फिर वायदे किस राजनीतिक दल की तरफ से किए जाते हैं, ये भी काफ़ी अहम रहता है। तो स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में बहुत अहम रहने वाले हैं, और भाजपा के दृष्टिपत्र के ऊपर हम अगर नज़र डालें तो उसमें भी जिक्र अधिकांश स्थानीय मुद्दों के ऊपर किया गया है। व्यापारियों के लिए सिंगल टैक्स की बात की गई है, आम जनता के लिए मुफ्त पानी की बात की गई है, 40,000 लीटर तक कूड़े के बिलों में राहत देने की बात कही गई है, चाहे वो फिर व्यापारियों का है या फिर डोमेस्टिक है, और सीसीटीवी कैमरे की बात की गई है। अगर चोरियों और जो अन्य दिक्कतें शहर में हैं उनसे बचाव के लिए साफ सफाई को लेकर वायदा किया गया है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और आज देखना अहम रहेगा कि नुक्कड़ सभा का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें मुद्दे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और शिमला से ही एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। नगर निगम चुनाव कांग्रेस की साख बन गए हैं। आज की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर आज अहम बैठक होना है। दोपहर बाद ये अहम बैठक होना है। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की ये बैठक है, साथ ही चुनाव मैनेजमेंट यानी चुनाव के ताल्लुक से तमाम तर जो रणनीति बनाई जाती है उसकी कमेटी भी आज अहम बैठक करने वाली है। कल से अधिकतर मंत्री, सीपीएस और विधायक चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। आपको बताएं कि पहले ही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, सीपीएस आशीष बुटेल प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम तर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देवाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा।
और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर दिल्ली से आपको दे दें। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और सबसे अहम कि आज दोपहर 2:30 बजे ये पहलवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आगे की रणनीति तय करेंगे, प्रधानमंत्री को न्याय के लिए पत्र भी लिखेंगे ये तमाम रेसलर्स। अहम खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में ये तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली से ये अहम खबर है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से ये तमाम जो महिला पहलवान हैं वो बात करते करते जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो किस तरह से बहुत इमोशनल हो गई थी और इन्होंने हर तरफ से यही अपील की है कि इनके साथ न्याय किया जाए। अब बाकायदा ये पीएम को भी इस सिलसिले में पत्र लिखने वाले हैं। जंतर मंतर पर इनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत के वो पहलवान जो फिलहाल भारत का नाम विदेशों में हमेशा से आगे रखते हैं, लेकिन अब वही पहलवान न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। आरोप लगा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, अब तक उसकी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और ना ही इन तमाम पहलवानों से उनसे कोई बातचीत की गई है। साक्षी मलिक हमारे साथ हैं। इस पूरे मामले में पूछते हैं कि ये धरना कब तक चलेगा और क्या वो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। साक्षी, लगातार धरना हुआ, पूरी रात आप लोग यहाँ रहे, मच्छरों का हमला जरूर झेल रही हैं, लेकिन क्या डगमगा रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डगमगा रहे। सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या डगमगाना था। चाहे कितने भी दिन लग जाए हम यही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यही हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई आप लोगों से कांटेक्ट किया गया क्या? कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया या फोन पे कोई बातचीत हुई? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी अभी तक मिलने नहीं आया। क्या मांग है फिलहाल? अभी सरकार को क्या कहना चाहेंगी? आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? अभी फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं वो देख रहे हैं कि तमाम लोग जो फिलहाल हैं वो स्टेज सजाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जन समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, जन समर्थन की बिल्कुल आवश्यकता है हमें। और पिछली बार जो है हमारे साथ राजनीति हुई है, कुछ गलत लोगों की बातों में आके हमारे साथ राजनीति हुई। बस उनका नाम तो मैं क्या लूं, लेकिन वही बात है, अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना पॉलिटिकल वो सीधा करने के लिए उन्होंने हमारे साथ राजनीति की। किसी और पॉलिटिकल आदमियों को आने नहीं दिया, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के कोई अपना थोड़ी प्रचार प्रसार करती। वो हमें हमारी हालात देख के हमारे समर्थन के लिए आई थी। पिछली बार हमने उनकी बातों में आके, उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया, उनकी बातों में आके हमने अपना धरना खत्म किया, जिसकी वजह से पूरे भारत की जो जनता है उसका भरोसा उठा। क्योंकि सबको पता है जनता के आगे कुछ नहीं छुप सकता, सब जानते हैं कि क्यों हम उठे थे और किन की बातों में आके उठे थे। पहलवानों का। और लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। लद्दाख के गांव से पलायन यानी गांव छोड़ना एक बड़ी समस्या है। लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, चाहे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, शहरों का रुख कर रहे हैं। 4 गांव से 9 परिवार शहरों में आए हैं पलायन रोकने की, लेकिन यहां पर एक शानदार पहल भी देखी जा रही है। तो बैक टू विलेज के तहत ये शानदार पहल जो है ये की गई है। किन नौजवानों ने ये पहल की है ये भी आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम तार गांव के अंदर पहुंच चुका है। जैसे कि हमने जिक्र किया, बैक टू विलेज करके एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। तो इसका मकसद ही ये जो गांव से माइग्रेशन होके सिटी में बसते हैं तो उनको वापस लाने के लिए ये गांव वाले और लुंडुब दर्जे मिल के एक मुहिम चलाया। तो आप इस वक्त लुंडुब जी से आप सबसे मिलाएंगे। लुंडुब जी से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया काले, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने दूर से आए। जो तार का जो स्टोरी है वो लोगों को पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने गांव वाले के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें गांव से जो माइग्रेट होते हैं उनको रोकने के लिए आपने सोचा कि फ्यूचर में कैसे इसको रोका जाए। एक तो सबसे पहले तो मेरा अभी इनिशिएटिव नहीं है, ये मतलब कि पूरे गांव वाले का ही इनिशिएटिव है कि हम सब मिल के डिस्कस किया कि सबने कहा कि बहुत ही सिचुएशन अभी वर्स्ट है। अगर अभी कुछ एक्शन नहीं, स्टेप नहीं लेगा तो फिर बाद में आने वाले 10-15 साल में तो गाँव बिल्कुल ही अबेंडन हो जाएगा। तो हमने सोचा कि
अभी कुछ एक्शन ले, स्टेप ले, ताकि टाइम पे रुका जाए। हाँ टाइम पे रुका जाए और फिर से जैसे पहले गांव था वैसे ही बना दिया जाए। जैसे कि पहले यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 घर है, 13-14 घर है, अभी 14 घर है। तो 14 घर में से 6-7 घर ही है जो पूरे एग्रीकल्चर फार्मिंग करता है। और ये पूरे चेंज मतलब कि पिछले 5-6 साल में हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल सब लोग यहाँ पे एज अ कम्युनिटी जैसा वर्क करते थे पहले, जो लद्दाख दूसरे को के हाँ मदद करके एक ट्रेडिशन, जो लद्दाख का ट्रेडिशन है वैसा होते थे। तो अभी तो बिल्कुल मतलब कि अगर 5-6 घर है उसमें से भी पूरे जितने भी ज़मीन है वो पूरा फार्मिंग नहीं कर रहा है। उसमें से भी मतलब कि अगर 5 ज़मीन है तो फिर 2-3 ही ज़मीन पे वो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग का एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो बहुत ही, तो इन सब को अभी दोबारा से ग्रीनरी मतलब कि जो तार का जो एक पहचान है, जो पूरा एक अनकनेक्टेड है जो वेस्टर्न कल्चर से, तो वो एक कायम रखे, उसको दोबारा से ग्रीनरी बनाए। तो एक ऐसा हमारा एक विज़न है और लोगों को वापस से बुलाया जाए, क्योंकि अभी टोटल पॉपुलेशन 90 के अराउंड है जो तार का पॉपुलेशन है। और 90 में से जो अब देखा जाए तो फिर यहाँ पे सिर्फ 10 ही लोग होंगे जो इधर रह रहा है पूरे 90 में से। वो भी जो 10 लोग हैं वो भी कोई यूथ्स नहीं है, जवान नहीं है, सब बूढ़े बुजुर्ग लोग ही है। इसलिए बुजुर्ग लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हाँ क्योंकि वो पहले से बचपन से इधर रह रहा है, तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है कि ले रहे या कहीं और बैठे। जैसे कि थोड़ा सा ज़मीन हमारे तार के लोगों के लिए हाईवे पे भी है, तो वो लोग उधर भी अच्छा नहीं लगता है उधर रहने, क्योंकि बचपन से ये लोग यहाँ पे रह रहा है। तो कि 90 में से 10 लोग ही यहाँ पे रह रहे हैं। और जो उनके बेटे हैं, बुजुर्ग बेटे हैं, तो बेटे लोग कमाई, यहाँ पे कुछ इनकम सोर्स नहीं है, कोई इनकम, हाँ मेन रीज़न है। जो फिर वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए वो लोग बाहर ले की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये शिफ्ट होके वहाँ पे काम करते हैं। कोई लोग टूरिज़्म में है, कोई लोग दुकान जैसे लेबर्स में जाते हैं, कोई टूरिज़्म में काम का गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स है, कोई बाइक रेंटल कर रहा है। तो ऐसे है। तो फिर ठीक है, तो जो उनके बेटे हैं वो तो चला गया और कमाने के लिए। तो यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम ये भी, चैलेंजेस ये भी है कि स्कूल, कोई पहले एक प्राइमरी स्कूल था, तो अभी तो वो भी नहीं है, वो बंद हो चुका है। कोई भी लोग बच्चों को सिटी में हाँ बस एक वो हो गया था कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, उसमें इतना पढ़ाई नहीं होता है। तो बच्चों को भी सिटीज़ ले गए। तो बच्चों के साथ साथ बच्चों को तो कोई देखभाल करने के लिए होना चाहिए। तो बच्चों के साथ साथ मम्मी भी जाने लगे, वहाँ पे शिफ्ट होने लगे। तो फिर यहाँ पे बच्चा तो कोई बच्चे भी नहीं है, अपने उनके बेटे भी नहीं है, तो बच्चा सिर्फ बुजुर्ग लोग ही है। तो बुजुर्ग लोग या तो खेती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी पेट में दर्द होता है, इतना वो है नहीं, काम कर ही नहीं सकता है। तो ज़मीन भी ऐसे बैरन है। तो लुंडुप जी, इनकम को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करने से यहाँ के लोग फिर इनकम आएगा, फिर ये लोग यहीं इधर ही बैठेंगे? तो अभी सबसे पहले तो हमारा 2 चैलेंजेस है। एक तो इनकम सोर्स, फाइनेंशियल पार्ट, सेकेंड इज एजुकेशन। तो हम सब ने यूथ्स, जो यहाँ के यूथ्स है, जो एजुकेटेड लोग है, सब ने डिस्कस करके, हम आजकल रोज़ ही वो कर रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि पहले तो इनकम सोर्स को थोड़ा सा ठीक करें, यहाँ में इनकम जनरेट करें। तो ये फर्स्ट फेज जैसा हम सोच रहे हैं, मान लो इसको फर्स्ट फेज मान लेते हैं। और सेकेंड फेज में जब अगर इनकम आने लगेंगे तो फिर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन अच्छा, एक इनकम भी होगा, इनकम सोर्स भी होगा, और एजुकेशन भी मिल जाएगा उनके बच्चों को। तो लोग रेडी है वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो अभी तो जो ये तार है बहुत एक सिक्योरिटीड विलेज है। तो हम बहुत ही एक खूबसूरत है, एक बाउल की तरह है, पूरे पहाड़ से घिरा हुआ, और नीचे गांव। और एक जगह तो ऐसा लग रहा है रास्ता कि यहाँ ऐसे गांव हो नहीं, ऐसा रास्ते में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे गांव हो नहीं सकता, ऐसे लग रहा है। हाँ, बहुत ऊंचे पहाड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा गांव लद्दाख में है, होंगे बट कम ही होंगे, ऐसा मतलब कि गिने चुने होंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रूट भी है वहाँ के। और
तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि होम स्टेज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। होम स्टेज को अपग्रेड मतलब कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करके या गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट मदद कर रहा है हमें। अभी फ़िलहाल तो हाल ही में तो 4 होम स्टेज को जो उनकी एक स्कीम है, 4 होम स्टेज के लिए सामान वामान बेड सोलर वाटर हीटर होते हैं वो सब दिया 4 होम स्टेज को। वैसे ही करके और एजेंसीज के जैसे हाइल्ट हमें सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उन लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक सर ने भी कहा कि वो सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट तो कर ही रहा है। फिलहाल हाल ही में तो हमें जियो टावर दिया यहाँ पे, तो वर्केशन भी बहुत अच्छे वर्केशंस बोलते हैं ना शायद, तो वो बहुत हो सकता है यहाँ पे। तो वर्केशंस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जमेंग सिंह नमग्याल ने हमें जियो टावर दिया। और अभी तो रोड भी सेंक्शन हुआ, रोड भी सेंक्शन हो के रोड भी बन रहा है। तो रोड ये भी नहीं कि मतलब कि पूरे तार तक लाया जाए, और आधे रास्ते तक रोड और आधे रास्ते तक ट्रैकिंग जो पहले का रूट है वो कायम रखे, ताकि लोग टूरिस्ट आना स्टार्ट करें। टूरिस्ट वो है प्रमोशन करना है हमें, तो होम स्टेज को अपग्रेड करके तो क्वालिटी वाला टूरिज्म हम प्रमोट कर पाए सस्टेनेबल वे में। ये भी नहीं कि मतलब कि सब लोग तार में आना स्टार्ट हो जाए, तार को इन्वायरमेंट पे मतलब कि डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचाए। तो एक सस्टेनेबल वे में हम होम स्टेज को अपग्रेड करके टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं, ताकि लोग खुद यहाँ पे बैठ के और इनकम जनरेट कर पाए। तो वो थोड़ा सा हमारा विजन है। एंड सेकेंड फेज में हम अगर इनकम जनरेट हो पाए तो फिर हम स्कूल को स्टार्ट करना चाहेंगे। मतलब हमारे ऑनरेबल काउंसलर का लोब्जांग शेरप, ऑनरेबल सीसी का टशी गेल्सन सर ने मतलब कि पूरा आश्वासन दिया कि हमें मतलब कि जो भी होगा सपोर्ट करेंगे। तो ये सब है। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।